हेलो साथियों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म यूपीएससी स्पार्क में, जहां हम आज देखने वाले हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो उससे पहले हम भारतीय संविधान संविधान होता क्या, हम उसे देखने वाले हैं। तो देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक माध्यम होता है। और संविधान शब्द सम और विधान दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ बराबर और विधान का अर्थ नियम और कानून होता है, अर्थात वह नियम जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होता है उसे संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा किया गया था। कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए, जो निम्न प्रकार से, और इसी अधिनियम से भारत में संविधान की भी नींव पड़ी थी। भारतीय संविधान का विकास इन अधिनियमों द्वारा हुआ था। ये नोट में है कि भारतीय संविधान का विकास अधिनियम द्वारा हुआ था। पहला है कंपनी का शासन। 1773 से 1858 तक, और उसमें पहला अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित व नियमित करने का ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थे, जो अपने नौकरशाही को भारत में शासन करने के लिए भेजे थे, उन्होंने कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने, उनके द्वारा या कार्य को नियंत्रित और नियमित करना एक प्रथम उनके द्वारा यह प्रथम कदम था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यानी कि इससे पहले जो बंगाल के गवर्नर हुआ करता था, इस अधिनियम के द्वारा उन्हें जनरल नामक सर्वोच्च पद देकर उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ऐसे पहले पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, जो भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल के लिए कार्यकारी परिषद की गठन की स्थापना की गई, जिसमें 4 सदस्य नियुक्त किए गए, और इसमें कोई अलग से विधान परिषद नहीं थी। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, उनके सहयोग के लिए 4 कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई थी। बम्बई व मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नरों के अधीन कर दिया गया। यानी कि इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की शक्ति को सीमित कर दिया, यानी सीमित कर दिया, और उनके सीमित कर दिया गया। और बंगाल के गवर्नरों और बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और इसी अधिनियम द्वारा 1774 में, यानी फोर्ट विलियम नामक, कलकत्ता के फोर्ट विलियम नामक स्थान पर 1774 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना की गई। यानी अपेक्स न्यायालय वही होता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नोट: एलिजा इम्पे देश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, और यहाँ 3 अन्य न्यायाधीश भी इसके तहत नियुक्त किया गया था। उनमें पहला था लॉर्ड टाइड और लॉर्ड चैम्स तथा लॉर्ड लैमस्टर थे। कंपनी के नौकरशाह को निजी व्यापार करने तथा मूल निवासियों से रिश्वत लेने पर रोक लगा दी। और इस अधिनियम ने, जो ब्रिटिश संसद द्वारा भेजा गया नौकरशाह था, वो भारत में यहाँ के मूल निवासी से रिश्वत लेते थे, और उस पर प्रतिबंध लगाया गया, और राजस्व कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर राजस्व पर जैसे कार्यों पर नियंत्रित रखने के लिए ब्रिटिश संसद ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या उस समय 24 थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार दिए गए। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, उनको अगले आने वाले 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार दिए गए थे, यानी कि भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार दिया गया था। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और इससे पहले एक था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और ये एक छोटा अधिनियम था। इसमें केवल 1777 में होने वाले खामियां को दूर करने के लिए लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कंपनी के वाणिज्य व राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, और वाणिज्य कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। और इसी अधिनियम द्वारा कंपनी के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, वाणिज्य और राजनीतिक जैसे कार्यों में विभक्त कर दिए।
और वाणिज्य कार्य के लिए, व्यापारिक कार्य के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई और राजनीतिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। संसदीय परिषद गवर्नर जनरल की शक्तियों को कम कर दी गई। जो भी पहले गवर्नर जनरल थे और उनके गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए सदस्य परिषद की नियुक्ति की गई थी, उनकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया था। भारतीय विषयों को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया, यानी कि भारतीय विषय जो भी यहाँ पर कमियां थी उनको ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया ताकि उनमें सुधार लाया जाए। भारत में कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया। भारत में जो भी कंपनी के क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। जो भी भारत में ब्रिटिश कंपनी के क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया, यानी कि ब्रिटिश के अधिकार का क्षेत्र कहा गया। अगला, मद्रास और बंबई में गवर्नर परिषदों की स्थापना की गई और इस अधिनियम द्वारा पुनः मद्रास और बंबई के गवर्नरों को शक्ति दिया गया। गवर्नर परिषद की स्थापना की, यानी शक्ति दिया गया। अगला अधिनियम है चार्टर एक्ट 1793 और इससे पहले 1786 का अधिनियम था और यह भी उतना महत्वपूर्ण अधिनियम था, 1786 का अधिनियम। तो उसके बाद है 1793 का अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसी एक्ट के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनके व्यापारिक अधिकार को और अधिक 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। इंडियन सिविल सर्विस ICS 21 अप्रैल 1793 को पहली बार आयोजित हुई थी। इसी अधिनियम द्वारा इंडियन सिविल सर्विस, यानी कि वर्तमान में UPSC जो सिविल सर्विस कहते हैं और वर्तमान UPSC, उनका 21 अप्रैल 1793 को पहली बार आयोजित किया गया था और उस समय उनका ICS कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विस, और सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और 1793 में राजस्व बोर्ड व राजस्व पुलिस की स्थापना की गई थी और 1793 में भारत में राजस्व बोर्ड और राजस्व पुलिस की स्थापना की, यानी पुलिस राजस्व का स्थापना हुआ था। और अगला है चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 केवल 2 व्यापारिक अधिकारों को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए। इस अधिनियम द्वारा केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 कार्यों को छोड़कर सभी कार्यों को समाप्त कर दिया गया। पहला है चाय का व्यापार, दूसरा चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 कार्यों को छोड़कर सभी कार्यों को खत्म कर दिया गया था। वो 2 अधिकार थे, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को कायम रखा गया। भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा संपूर्ण ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया था। अब जो भी ब्रिटेन में जो भी कंपनियां थी वो भारत में भी व्यापार कर सकती थी। केवल 2 तरह के व्यापारिक अधिकार को छोड़कर, पहला चाय के व्यापार को और दूसरा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में व्यापार करने का अनुमति दिया गया। चार्टर अधिनियम 1833 बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे और ऐसे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और इस अधिनियम द्वारा केंद्रीयकरण की दिशा में प्रथम कदम था और यह अधिनियम केंद्रीयकरण की दिशा में प्रथम कदम था। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब यह केवल प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य कर रही थी। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया था। अब यह केवल प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य कर रही थी, यानी प्रशासनिक द्वारा संस्था द्वारा चलाया जा रहा था। अगला अधिनियम है चार्टर अधिनियम 1853। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल प्रशासनिक वजूद ही रह गया था, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 6 सदस्य हटा दिए गए। 1853 में पहली बार ICS के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए पहली बार 1853 में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी
गवर्नर जनरल परिषद के विधायी व कार्यपालिका कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था कि गवर्नर जनरल के जो गवर्नर जनरल के परिषद के जो कार्य थे, विधायी और कार्यपालिका कार्य को दोनों को अलग कर दिया गया। केंद्र विधान परिषद में 6 सदस्य कर दिए गए और इन 6 सदस्यों में से 4 को बम्बई, मद्रास, बंगाल और आगरा की प्रांतीय सरकारों को नियुक्ति के लिए दिया गया था। केंद्र विधान परिषद के 6 सदस्य थे, उनमें से 6 में से 4 बम्बई, मद्रास, बंगाल और आगरा की प्रांतीय सरकारों को नियुक्ति किया गया था। और अगला है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए प्रतियोगिता प्रणाली से प्रचित करवाया गया था। और इसी अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती के लिए प्रतियोगी प्रणाली से किया गया था, यानी कि परीक्षा के माध्यम से प्रतियोगियों के लिए प्रतियोगिता प्रणाली से परिचित करवाया गया था। तो ये थे भारत में ब्रिटेन के कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक था। यहीं तक आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप ताज का शासन देखने वाले हैं तो ये फिर देखने को अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें।